नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 29,900 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 1594 नए मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 51 नई मौतें भी हुई हैं। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं शो की उत्तर प्रदेश की खबर से। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में आपने देखा था तस्वीरों के जरिए किस तरह से 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर 2 साधुओं की हत्या की गई है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी एक नशेड़ी है। इधर जो आरोपी है उसका कहना है कि उसे ऐसा करने के लिए भगवान ने कहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अफसरों को कार्रवाई करने के लिए कहा है। अनूपशहर कस्बे के पगौना गांव में साधुओं की हत्या पे लॉकडाउन में भी पूरा गांव निकल पड़ा। ये साधु करीब 15 साल से गांव के मंदिर में रहते थे। मारे गए साधुओं में जगदीश 55 साल के और शेर सिंह 35 साल के थे। हत्या का आरोपी पकड़ा गया तो उसने हत्या की एक निराली वजह बताई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा। राजू 112 पर कॉल करिए। हत्या के आरोपी राजू को गांव वालों की मदद से पकड़ा गया। राजू एक और कत्ल के मामले में जेल में था। वो अभी 6 महीने पहले ही जमानत पे छूटा है। गांव वाले भी उसे नापसंद करते हैं। वो साथिर आदमी था जी, कातिल था। उसने कत्ल की, वो सजा बुली हुई है, वो तो जमानत पे छूटा हुआ था। साधुओं की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। कई साधु भी मौके पे पहुंच गए। ये भी दुख का कारण है, एक बहुत ही दुख का कारण बना हुआ है जो महात्माओं के ऊपर अभी पीछे 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में हुआ, फिर इधर हो गया। ये इससे ये ऐसा होता रहेगा तो बहुत ही कठिन है। ये हत्या पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के सामने लाना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या अति निंदनीय और दुखद है। इस प्रकार की हत्याओं का राजनीतिकरण न करके इनके पीछे की हिंसक मनोवृत्ति के मूल कारण तलाश करने की आवश्यकता होती है। साधुओं की इन हत्याओं के पीछे क्या वजह है, शायद ये पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन चूंकि पालघर के बाद ये घटना हुई है, इसलिए सनसनी फैलना लाजमी था। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के हल्के लक्षण या प्री सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए अस्पताल में ही नहीं बल्कि घर में भी आइसोलेशन की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है, हालांकि कुछ शर्तें भी हैं। अब तक कोरोना के संदिग्ध मरीज हों या फिर बीमारी की पुष्टि हो चुकी हो, आइसोलेशन की जगह अस्पताल ही होती थी। पर अब कोरोना के माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक मरीज घर को आइसोलेशन की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। मरीज को सेल्फ आइसोलेशन की अंडरटेकिंग देनी जरूरी है। साथ ही घर पर आइसोलेशन की सुविधा हो और परिवार वालों के रहने की भी अलग व्यवस्था हो। 24 घंटे एक आदमी निगरानी करे जो अस्पताल के लगातार संपर्क में रहे। डॉक्टर के सुझाव के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आए व्यक्ति को SCQ दवाई लेनी होगी। फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो और नेटवर्क में यह काम करता रहे। मरीज को लगातार अस्पताल और जिले के मेडिकल अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी। होम आइसोलेशन जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व ना हो जाए या साथ में टेस्टिंग के द्वारा वह पेशेंट नेगेटिव ना पाया जाए तब तक कंटिन्यू करना होगा। एक आइडेंटिफाइड रूम में ही रहें और घर के अन्य लोगों से दूर रहें। ध्यान रखने के लिए एक केयर गिवर होना चाहिए। वह केयर गिवर भी जब उनकी देखभाल करे तब एक ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले में सक्षम लोगों को सुविधा देने की भी बात है और सख्ती से नजर रखने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा ने भी दिल्ली से लगे अपने बॉर्डर या तो सील कर दिए हैं या फिर यहां पर निगरानी बढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने तो साफ कह दिया है कि दिल्ली से हरियाणा में संक्रमण फैल रहा है। दिल्ली फरीदाबाद के बीच बदरपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं
और लोग पुलिस कर्मियों से उलझते नजर आ रहे हैं। इस सख्ती हरियाणा सरकार की तरफ से है। देखो ये सरकार के आदेश है, ये सरकार के आदेश है, उनकी पालना करनी है। पुलिस कर्मियों को आदेश है कि बिना पास के वो किसी को हरियाणा में दाखिल न होने दें। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मुझे जाने नहीं दिया। मैं फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ। I am residing in Faridabad. Where should I go now? I have an appointment with the doctor. They just want me to show that. आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, नहीं जाने दे रहे आपको? कह रहे आप डॉक्यूमेंट शो करें। डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कह रहे हैं। आपकी मदर की अपॉइंटमेंट है? नहीं, मेरी खुद की अपॉइंटमेंट। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में जाना है मैम? सीके बिरला हॉस्पिटल। यहाँ तक कि दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में कुछ कोरोना के मामले सामने आने के बाद हरियाणा के सोनीपत जिले में आजादपुर मंडी से आने वाली सब्जी और फलों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल रविवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से आने जाने वाले लोगों से हरियाणा में कोरोना संक्रमण पहुंच रहा है। यही वजह है कि झज्जर और सोनीपत का दिल्ली बॉर्डर तो 3 मई तक पूरी तरह सील कर दिया गया है। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा में कुल 18 कोरोना के मामले सामने आए हैं जो रोज दिल्ली काम करने के लिए जा रहे थे। इनमें कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। हरियाणा से पहले दिल्ली से जुड़े हुए नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर भी खासी सख्ती है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर बढ़ाई गई सख्ती के बाद ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाद हरियाणा सरकार को भी लगता है कि दिल्ली एक मुख्य वजह है जिससे कोरोना का संक्रमण हरियाणा में पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनिल विज का बयान है, इसमें वो आरोप दिल्ली सरकार पर लगाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना से सभी प्रदेशों को मिलकर लड़ना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इससे जीता जा सके। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर में सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में 3 दिनों में 3 पुलिस कर्मियों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 55 साल से अधिक उम्र वाले तमाम पुलिस कर्मियों को घर में रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भर में 112 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई के कोरोना हॉटस्पॉट में दिन रात ड्यूटी कर रहे ये पुलिस वाले खतरे में हैं। यह एहसास तब हुआ जब 3 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आकर चल बसे। अब मुंबई पुलिस ने 55 साल से ऊपर के सभी पुलिसकर्मियों को घर पर रहने के आदेश दिए। 55 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी को सभी को लीव पे प्रोसीड किया जाएगा। इसके साथ ही जो 52 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी है जिनको प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या कि डायबिटीज़ या इस तरह से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं तो वो भी लीव पे जा सकते हैं। इस तरीके से हम आशा करते हैं कि इन सभी को हम इनका एक्सपोजर मिनिमाइज कर सकेंगे और इनकी हेल्थ पे हम फोकस कर सकेंगे। मुंबई में कोरोना के कारण मरने वाले सभी पुलिसकर्मियों की उम्र 50 से ज्यादा थी। मुंबई पुलिस ने यह निर्णय लिया कि 52 से ऊपर वाले पुलिसकर्मी भी जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं वो घर पर ही रहेंगे। पुलिसकर्मियों के लिए करीबन 12,000 HCQ दवाई तैयार रखी गई है जिसे डॉक्टर की निगरानी में दी जाएगी। पुलिसकर्मियों के लिए विशेष अस्पताल की सुविधाएं की जा रही हैं। उनके लिए भी PPE, मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। मरने वाले सभी पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब तक करीब 112 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से केवल 8 को अब तक डिस्चार्ज किया गया है। इनका स्वस्थ रहना मुंबई के सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जब जिक्र मुंबई शहर का हो तो सबसे पहले घनी आबादी वाली बस्ती धारावी पर जाकर नजरें टिकती हैं, लेकिन इसके बाद जिस बस्ती का नंबर आता है वो है वडाला ईस्ट, जहां पर हालात ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर संक्रमण के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। BMC के जिस F नॉर्थ वार्ड में ये इलाका पड़ता है वहां 10 दिनों में ही 5 गुना मामले बढ़े हैं। ये बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। लॉकडाउन में कारखाना बंद है, पैसे की किल्लत है, कहते हैं खाने की खोज में बाहर निकले लेकिन पुलिस के डंडे खाकर वापस लौटे।
पुलिस वाला मारा है। क्यों? मैं खाना खाने जा रहा था 8 तारीख को शाम में, पुलिस वाला मार दिया, मेरा पैर टूट गया और मार के उठाया भी नहीं है। आम पब्लिक उठा के एम्बुलेंस बुला के इलाज करवाई साइन हॉस्पिटल में। खर्चा पानी कुछ नहीं दिया पुलिस वाला, हेल्प कुछ मेरा नहीं किया है। एकदम समझो लावारी जैसा मेरे को मार के उधर छोड़ के चला गया। परेशान है, 1 महीने से हमारा काम बंद है 40 दिन से, हमारे पास एक पैसा नहीं है, पैसे परेशान है। घनी आबादी वाले वडाला की बस्तियों में ऐसे कई दर्द भरे किस्से हैं। हर दिन मजदूरी कर पेट भरने वाले ये लोग आखिर लॉकडाउन में क्या करें? जब से लॉकडाउन चालू हुआ यहाँ पे काम धाम बंद हो गया, 10 से 15 लोग काम करने वाले यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग यही चाहते हैं हुकूमत से कि घर जाने का कुछ व्यवस्था करे तो थोड़ा परेशानी दूर हो जाए। तो खाने पीने का व्यवस्था करें। तो खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं और मेरे पास 12 बच्चे हैं, मैं 12 बच्चे का बाप हूँ और मेरे एक बीवी है, घर मेरा झोपड़ा है और मेरे को रहने की जगह नहीं है और खाएंगे क्या? बहुत तकलीफ है, बच्चे कोई जा नहीं पा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। अब हम लोग घर में बैठ के क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना राशन पानी है। ये बच्चा का हाथ एकदम देखो कमजोर है, काम करने लायक भी नहीं है। मुंबई के F नॉर्थ वार्ड में वडाला ईस्ट, माटुंगा, सायन जैसे इलाके आते हैं। बीएमसी द्वारा जारी किए गए ये 2 मैप देखें तो 15 अप्रैल को जहां F नॉर्थ वार्ड में 64 पॉजिटिव मामले थे, वहीं 10 दिन बाद 25 अप्रैल तक ये आंकड़ा 359 तक पहुंच गया। यहां के वार्ड ऑफिसर के मुताबिक सिर्फ वडाला ईस्ट की बस्तियों में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ 150 संक्रमित मरीज हैं और करीब 500 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और रफ्तार से स्क्रीनिंग का दावा है। हमने यहाँ पे एंटोफिल में अभी कोविड क्लिनिक चालू किया है। हम वहाँ पे अभी तक हम लोग ने 10 से 12 क्लिनिक किए हैं अभी तक। उसमें कम से कम पर डे हम लोग 200 से 250 पे मरीज देखते हैं और उसमें से हमारे जो इसके लिए हमारे एसोसिएशन के थ्रू हमारे 15 to 20 डॉक्टर्स की टीम है जो हमेशा यहाँ पे क्लिनिक अटेंड करती है। और यहाँ पे जो स्प्रेड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पा रहा है बराबर तरह से। छोटे छोटे घर है, हर एक के घर में अंदर शौचालय और सार्वजनिक शौचालय है। सार्वजनिक शौचालय वडाला में कम से कम 55 से 60 के आसपास है। उधर बीएमसी की तरफ से जितना साफ सफाई या निर्जलीकरण करना चाहिए था उतने पैमाने पर नहीं हो रहा है। वडाला ईस्ट का ये इलाका धारावी के बाद सबसे घनी बस्ती में गिना जाता है। मुसीबतें यहाँ भी वही हैं, भीड़ ज्यादा और जगह कम। ऐसे में संक्रमण के बढ़ते मामले यहाँ भी बड़ी चिंता का विषय हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग शहरों में पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। लोगों को घरों पर रहने के लिए कभी सख्ती दिखा रही है तो कभी प्यार से समझा रही है। हरियाणा के पंचकुला की पुलिस को इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। इस वीडियो में पुलिस घर पर अकेले रह रहे बुजुर्ग का जन्मदिन मनाने के लिए उन्हें सरप्राइज देती हुई दिखी। पुलिस उनके घर पर केक और कुछ जरूरी सामान लेकर पहुंची। इस सरप्राइज को पाकर बुजुर्ग भी भावुक हो उठे और खुशी से रोने लगे। हैप्पी बर्थडे